सभी का पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप आज ये मीटिंग कॉल की गई सचिव साहब द्वारा और आप सभी पहुँचे। जितनी संख्या में हमारे कुछ लोग काफ़ी काम भी कर रहे होंगे। हमारे कुछ साथियों ने ग्रुप के अंदर डिमांड की थी कि भाई जो हमारा ऑप्शन वाला चल रहा है इसके बारे में मीटिंग की जाए। वो साथी हमारे को नाइट में चले गए, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैसेज उन तक चले जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है कि भाई जो कॉर्पोरेशन हुआ उसके बारे में हमारा सबसे मुद्दा है कॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए। परंतु आप सबने देखा कि कोविड के टाइम में 2020 में निर्मला सीतारमण टीवी पर आते बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन करने का सरकार ने फैसला लिया है, जिसको लेकर के निर्माणी के अंदर आप सभी के सहयोग से 5 दिन की हड़ताल हुई। 1969 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों ने ये दूसरी हड़ताल हुई है, 5 दिन हड़ताल हुई। कई दिन हड़ताल में बहुत की साथियों, आप सब जानते पड़े साथी कि सन 2000 से लेकर के जब नरसिंह राव सरकार थी, उस टाइम एक नायर कमेटी बनी जिसकी सिफारिश थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेशन करना है। उसके बाद नायर कमेटी, जापा कमेटी, कलेक्टर कमेटी, बीरबल कमेटी, बहुत सारी कमेटियां बनी जिनकी बार बार सिफारिश ये थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेशन करना है। इसको लेकर के उस टाइम निर्माण में 2 यूनियन होती थी। हमेशा लाल झंडे की यूनियन ने उन कमेटियों का विरोध किया और लड़ाई बरकरार रखते हुए सभी कमेटियों को निरस्त करने का काम किया। और मौजूदा उस टाइम जो डिफेंस मिनिस्टर होते थे प्रणब मुखर्जी, एक एंटोनी, मनोहर पारिकर, चंद्रशेखर, जो राष्ट्रपति अपना रक्षा मंत्री हुए, उनसे फेडरेशन ने लिखित रूप में लिया कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे। 5 रक्षा मंत्रियों ने लिख के दिया राइटिंग में हमें कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे। ये सब संभव हो पाया आप सभी की लड़ाई के बदौलत। परंतु इस सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया और फैसला लेकर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन करने का काम किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन हो गई। हम लोगों ने संघर्ष करने का सोचा तो सरकार ने कैबिनेट में कानून पास कर दिया कि आप लोग सेंट्रल ड्यूटी में आते हैं, आप जो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। एक तरह से हमारे हाथ बांध दिए। साथियों, अब सरकार हमारी फेडरेशन के पास क्या रास्ता था? रास्ता सिर्फ ये था कि हमें कॉर्पोरेशन का जो विरोध करना था वो हम नहीं कर पाए, फैक्ट्री पे अपना एजुकेशन नहीं कर पाए। दूसरा रास्ता हमारे पास कोर्ट में जाने का था। फेडरेशन जब कोर्ट में गई, वकील से बात हुई, सीनियर वकील बोले कि सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है, किसी डिपार्टमेंट को आप कॉर्पोरेशन करती है, तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में लड़ नहीं सकते हो। उसने सजेशन दिया कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ लड़ने सकते। सरकार जो पॉलिसी बना रही है, बना रही है, तो इसकी कई जजमेंट है। तो फिर हमारी फेडरेशन ने बोला कि हमें कई डिफेंस मिनिस्टर ने लिख के दिया है कि भी हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन नहीं करें, हमारे पास तो बेस है। और हमारे सर्विस का क्या हुआ? खैर, कुल मिलाकर के ये कोर्ट में केस लगा, चेन्नई हाई कोर्ट में, जो हमारे फेडरेशन एआईडीएफ द्वारा लगाया गया। जब कोर्ट में केस लगा तो सरकार की तरफ से जो वकील था उसने यही बात बोली कि सरकार की पॉलिसी है और सरकार की पॉलिसी भाई के अनुसार जो कॉर्पोरेशन किया गया, इसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। चैलेंज नहीं कर सकते हो इसको लेकर के, क्योंकि जो पेपर डिसीजन हो गया वो डिसीजन हो गया, उसको दोबारा मोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर जज ने कहा ठीक है, आपने कॉर्पोरेशन कर दिया, कोई बात नहीं। पर कई वकील, आपके रक्षा मंत्री ने, कई सरकार रक्षा मंत्री ने, आपके रक्षा मंत्री ने भी लिख के दिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे, फिर भी कॉर्पोरेशन हुआ। तो सरकार की पास से दलील आई कि वो उस टाइम की पॉलिसी थी। अब हमारी सरकार की पॉलिसी है कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो करेंगे। क्या पता उस टाइम जरूरत नहीं कॉर्पोरेशन करने की, परंतु अभी हमें जरूरत है, हमने जो कॉर्पोरेशन कर दिया उसको वापस नहीं लेंगे। तो जज ने पूछा कि ठीक है, आप कॉर्पोरेशन तो कर दो, परंतु जो यहाँ पे एम्प्लॉई है उनका क्या होगा, उनका क्या करेंगे आप लोग? तो उसने वकील ने बोला सर मुझे 1-2 महीना टाइम चाहिए। तो साथियों, टाइम उनको मिल गया। एक कमेटी बनी, कमेटी में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और कई लोगों की कमेटी बनी। कमेटी में डिसीजन हुआ कि भाई आप कोर्ट में जवाब दीजिए कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये
ये कारपोरेशन तो रहेगा, परंतु सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट तक गवर्नमेंट में रहने का भी इनको दिया जाएगा। और जो इनकी सर्विस कंडीशन है वो वैसी वैसी रहेगी। जो भत्ते हैं, तुम्हारे अलाउंसेज हैं, छुट्टियां हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो जो फैसिलिटी प्रकार आपकी रहेंगे उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसका तो ऑर्डर जो था, जो हमारी सर्विस कंडीशन वाला ऑर्डर था, वो 2024 में हो गया कोर्ट जजमेंट के बाद में। परंतु साथियों, सरकार ने ये ऑर्डर नहीं किया कि हम रिटायरमेंट तक गवर्नमेंट में रह सकते हैं, हमें हक मिला है। जिसका जजमेंट में ऑर्डर भी एक ऑर्डर पास है, हाई कोर्ट की जजमेंट में ऑर्डर पास है कि एक तो ये ऑर्डर है कि आपकी सर्विस कंडीशन चेंज नहीं होगी, दूसरा ये है कि भाई ये रिटायरमेंट तक सरकारी कर्मचारी रह सकते हैं, ऐसा हम ऑप्शन इनसे लेंगे। तो इन्होंने एक ऑर्डर तो पास कर दिया तुरंत ही कि आप रिटायरमेंट आपकी सर्विस कंडीशन चेंज नहीं होगी, आप ये सरकारी कर्मचारी रह सकते हैं। जिसको लेकर के जब इन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जब कारपोरेशन हो गया तो हमारे पर 48 घंटे ड्यूटी थोप दी कि कारपोरेशन में फैक्ट्री 48 घंटे चलती है। जिसको लेकर के हम लेबर कोर्ट में गए और वही लेटर दिखा करके हम लोगों ने अपने फेर में फैसला किया, फिर 45 हमारे पर लागू हो गया। परंतु दूसरा ऑर्डर रिटायरमेंट तक गवर्नमेंट रहने का ऑर्डर पास नहीं किया। लगातार लेटर लिखते रहे फेडरेशन। 7, 8, 9 तारीख को हमारा जब अधिवेशन था वहां पर भी हमने एजेंडा पास किया। 11 तारीख को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग थी, उससे पहले एजेंडा दिया गया। हमारी फेडरेशन की तरफ से एजेंडा दिया गया कि हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें लिखा है कि जो कर्मचारी सरकारी या सरकार रहेगा रिटायरमेंट तक, ऐसा कोई ऑर्डर सरकार पास नहीं, ऑर्डर इशू नहीं कर रही है, इसको इशू किया जाए। जब वहाँ पे मीटिंग हुई तो फेडरेशन की तरफ से श्री कुमार जी ने वहाँ पे एक बात उठाई कि हाई कोर्ट की जजमेंट है, आप कोर्ट ऑफ कंडक्ट कर रहे हैं, अगर आप इसका ऑर्डर पास नहीं करेंगे तो हम आपको कंडक्ट फाइन करेंगे। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो चेयरमैन होता है JSM2 का, उसने बोला कि हम जल्दी इसके बारे में आपको अच्छी खबर देंगे। तो खैर उन्होंने समय मांगा। समय मांगने के बाद ये साथियों 15 दिन के बाद एजेंडा पब्लिश हुआ और 10 दिन के बाद ऑर्डर पास हो गया कि जो कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर सरकारी भर्ती हो गया सरकारी रहेगा। क्योंकि जब हम सरकारी भर्ती होते हैं तो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और हमारा सीधा एग्रीमेंट राष्ट्रपति से होता है, उसमें लिखा होता है सरकारी कर्मचारी है। और हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में कहीं भी लिखा कि आप 10 साल के बाद 15 साल के बाद हमें कारपोरेशन में भेज सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ। साथियों ये जो आपको हक मिला आजीवन सरकारी रहने का, या तो प्रसार भारती में लागू हुआ है या फिर आपके पास लागू हुआ है। इससे पहले कितने सारे कारपोरेशन में BSNL के अंदर BSNL कारपोरेशन कर दिया, सीधा बोला या तो DPSC ज्वाइन करो, और DPSC ज्वाइन करने में प्रक्रिया की थी, उनका 37 नंबर रूल था, उसके अंदर उसको ज्वाइन करना था। उसमें क्या था कि आप रिटायरमेंट तक आपको पेंशन की उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेगी, जो नहीं करेगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है। BSNL के अंदर सभी कर्मचारियों ने कारपोरेशन ज्वाइन कर लिया और उनकी जो है पेंशन जो रिटायरमेंट तक के बाद पेंशन का हक बिल्कुल उनको मिला, परंतु ऑफिसर लोगों ने नहीं किया। उसका क्या कारण हुआ बाद में, जैसे कि 2002 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनको 96 वाला पे कमीशन मिल गया, 2007 में हमें पे कमीशन मिल गया, CPC आ गया, 6CPC आ गया हमारा। तो उनका बेटा वहाँ पे पे रिवाइज कमेटी बैठी, उनको पता PRC बैठी। PRC बैठने के बाद उनकी पेमेंट बढ़ गई, फिर 16 में हमें कमीशन मिला, परंतु BSNL के अंदर PRC नहीं बैठी। उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, PRC नहीं बैठा सकते हैं, PRC नहीं बैठा सकते हैं, तो पे भी रिवाइज नहीं हुई और पेंशन भी रिवाइज नहीं हुई। साथियों जो 2 BSNL के अंदर कर्मचारी लोग गए थे उनकी जो पेमेंट रिवाइज हुई थी 2006 में, वैसी पेमेंट उनकी आज तक भी है। और 84,000 लोग करीब उनको VRS और वैलिड रिटायरमेंट लेना पड़ा वहाँ से, उनकी कोई पेमेंट नहीं मिली साथियों। परंतु ये रूल हमारे पर लागू नहीं है, 37 रूल हमारे पर लागू नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ गवर्नमेंट ने सीधा पूछा है कि भाई आप गवर्नमेंट आना चाहते हैं कि अपना कारपोरेशन आना चाहते हैं। तो साथियों हम सभी से अपील कर रहे हैं, रोज व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं कि हम सभी ने ही गवर्नमेंट को ही चुनना है। गवर्नमेंट चुनने का कारण क्या है, अगर हम सरकार में रहेंगे कंपनी भले बैठ जाए परंतु हमें सैलरी देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब जैसे BSNL में हुआ, BSNL में जिन लोगों ने कारपोरेशन ज्वाइन नहीं किया उनको सरप्लस सेल में सरप्लस कर दिया, सरप्लस सेल में लिस्ट भेज दी कि याद हमारा सरप्लस है, इन लोगों ने कारपोरेशन ज्वाइन किया, हमारे कर्मचारी है, ये सरप्लस है। परंतु आपके यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो कारपोरेशन हुआ था वो कारपोरेशन हर तरह से होता है, 37 रूल के अनुसार होता, परंतु हमारा 37 लागू नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट का ऑप्शन वो करोगे तो आप रिटायरमेंट तक उसमें जो कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये आदमी
रिटायरमेंट तक डीम डेपुटेशन पे हमारे पास रहेंगे, सरकारी कर्मचारी रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अगर फैक्ट्री को सरकार बंद करती है तो आपको दूसरी फैक्ट्री में भेज सकते हैं। वो तो अगर आप गवर्नमेंट रहते तब भी कई फैक्ट्री बंद हुई है आपके सामने, तो उनको सरप्लस किया ही है। परंतु अगर फैक्ट्री चलती रहेगी तो आप पूरे रिटायरमेंट तक यहाँ पे रह सकते हैं। और आपको गवर्नमेंट में रहते हुए अगर मान लिया आप यहाँ पे एमसीएम है, HS2 है, SS1 है, जो आपका स्केल है दूसरी निर्माण में भी जब आप जाएंगे तो आप उसी स्केल पर जाएंगे। ये कानून के अंदर प्रावधान है। साथियों, अगर आप कारपोरेशन ज्वाइन करते हैं, कारपोरेशन में ये प्रावधान नहीं है कि आप यहाँ पे एमसीएम की तनख्वाह ले रहे हैं तो आप दूसरे डेपुटेशन में पहली बात तो भेजना प्रावधान है ही नहीं। अगर आप दूसरे डेपुटेशन ज्वाइन करेंगे, क्या पता स्किल की तनख्वाह दे आपको, तो वहाँ पे इस तरह प्रावधान कोई है नहीं साथियों। दूसरा, कुछ लोगों के मन में सवाल है कि मैं तो एनपीएस में हूँ, मेरा क्या होगा। आप ये कान खोल के सुन लें बात को कि जो हमारी जजमेंट आई है, गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, उसमें साफ तौर से लिखा है कि आप एक गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। संविधान के आर्टिकल 309, 310, 311 के अंदर हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। हमारी तनख्वाह की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की जिम्मेदारी है तनख्वाह की। अगर आप यहाँ पे सरप्लस करते हो या पहली बात तो डिपार्टमेंट बंद होगा तभी हम सरप्लस होंगे। अगर फैक्ट्री चलती रहेगी तो हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जाएंगे तो हमें पूरा हमें पेमेंट हमारी से वही रहेगी, पेमेंट हमारी कोई पेमेंट वहाँ पे जाके हमें मिलेगी। ऐसा पे धोखा होने वाला नहीं है। और दूसरा, अगर आप एनपीएस में हैं तो आपकी जो लड़ाई है एनपीएस से ओपीएस आने की, वो आपकी बरकरार रहेगी। क्योंकि आपने देखा कई राज्य के अंदर जहां सरकारें बदली है उन्होंने एनपीएस वालों को ओपीएस में डालने का काम किया है। परंतु अगर आपने डीपीएस ज्वाइन कर लिया तो आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि कारपोरेशन के अंदर एनपीएस नहीं होता है, एनपीएस ओपीएस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात फायदा आपको यह है कि अगर आप कारपोरेशन ज्वाइन करते हैं तो आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप पेंशन में भूल जाओ। अगर आप गवर्नमेंट में रहेंगे, लड़ाई बरकरार है, फेडरेशन लड़ रही है, आने वाले समय में अगर एनपीएस से ओपीएस में आते हैं तो फायदा आपको मिल जाएगा साथियों। दूसरा, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। जब तक आप नौकरी नहीं छोड़ोगे तब तक आपको कोई निकालने वाला नहीं है। आप जैसे जिस रूल के तहत अभी नौकरी कर रहे हैं उसी रूल के तहत आप आगे नौकरी करते रहें, क्योंकि वो सब कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि इनकी सर्विस कंडीशन चेंज नहीं हुई है, कोई भत्ता का चेंज नहीं किया जाएगा, सारी फैसिलिटी उनको दी जाएगी। तो नए कर्मचारी पुराने कर्मचारी बात भूल जाओ कि पुराने कर्मचारी पेंशन है, हमारी पेंशन नहीं है। जितनी पेंशन आपको गवर्नमेंट में रहते हुए मिलनी थी उतनी पेंशन आपको मिलेगी। परंतु हाँ, आपकी एक लड़ाई बरकरार रहेगी कि आप अपनी ओपीएस की लड़ाई लड़ते रहोगे। अब भगवान ने चाहे ऐसी बात होती है तो आप अपना ओपीएस भी ले सकते हो, आपके फायदे की चीज है। और अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है साथ साथ, ऐसा नहीं है। और आप अपनी फैक्ट्री हालत देख रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के अंदर आने वाले समय में एक नया प्रोजेक्ट लग रहा है जिसमें बहुत अच्छा हमारे पास ऑर्डर है। केवल असेंबली तो हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर है। खुद सीएमडी साहब ने और जो डायरेक्टर फाइनेंस है उसने और डायरेक्टर ऑपरेशन ने बोला हमारी आईआर की मीटिंग के अंदर कि जो हमारी असेंबली बन रही है, जो हम असेंबली काम कर रहे हैं, ऑर्डर फैक्ट्री जो हमारी तीनों फैक्ट्री है वो 10-15% काम कर रही है अभी तक। इतना बड़ा स्कोप इसका है, इतना बड़ा टारगेट इसका है कि कई एग्जाम पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर असेंबली काम ना करती हो। जब मोटरसाइकिल ले लो, स्कूटर ले लो, जहाज ले लो, एम्बुलेंस ले लो, जो भी ले लो, सब के अंदर असेंबली लगती है। कह रहा हम इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस केयर फैक्ट्री के अंदर बोला कि हम अपनी इसको सेक्शन को बढ़ाएंगे और असेंबली में और आगे घुसना काम करेंगे। डिवाइस है, बहुत सारी डिवाइस ऐसी हैं कि जो हमें अभी फोन तक पहुंच ही नहीं पाए। कह रहा हम उससे धीरे धीरे घुस रहे हैं और नई नई चीज ज़्यादा काम कर रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कोई खतरा नहीं है। आप लोग मन में डरने की कोई बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात सरकार हमारे खिलाफ में करती है, आपकी फेडरेशन जिंदा है, आपकी यूनियन जिंदा है, आपके लोग यहाँ पे खड़े हैं आपके साथ में, बिल्कुल भी हाथ नहीं आने देंगे। आज आपको अगर सरकार में रहने का हक मिला है तो सिर्फ एआईडीएफ की बदौलत मिला है साथियों। एआईडीएफ अगर कोर्ट में केस नहीं करती तो आज जो आपसे ऑप्शन लिया जा रहा है, सरकार में रहना चाहते हो, कारपोरेशन जाना चाहते हो, ये ऑप्शन आपसे कोई ना पूछता, सीधा आपको उठा के कारपोरेशन कर देते। और जो आपकी टर्म कंडीशन है, सर्विस कंडीशन है, जो आपके अलाउंस है, जो भत्ते हैं, वो भी आज फेडरेशन की वजह की बदौलत बचे साथियों। आप सबने देखा जब हम लोग ऑब्जर्वेशन की जो उन्होंने कमेटी बुलाई, मीटिंग बुलाई, देहरादून बुलाई, कलकत्ता बुलाई, उसका हमारी फेडरेशन ने बाइकाट कर दिया। उसमें साथ में हमारे बीपीएमएस थी, हम लोग थे, एनजीओ थी, कलेगर थी और ऑफिसर एसोसिएशन भी थी। इंटेक ने हमारे साथ नहीं आई क्योंकि उसने शुरू से इंटेक ने इसका समर्थन किया कि कारपोरेशन का हम समर्थन करते हैं, हमें पे कहीं बताइए।
पे पैकेज बताइए, उनकी डिमांड थी, जिसको लेकर के सरकार ने मीटिंग करी। मीटिंग करने के लिए अलग अलग मीटिंग में बुलाया, ऑफिसर हमारे ऐसे गए, परंतु हमारी फेडरेशन की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से कोई आदमी नहीं गया। जब देखा कि ये तो गलत हो रहा है, फिर इंटक ने भी वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करी। 3 जगह मीटिंग बुलाई सरकार ने, 3 जगह कोई नहीं गया। उसके बाद जो 6 मीटिंग होनी थी, 3 मीटिंग आगे उन्होंने खत्म ही कर दी, मैंने मीटिंग करनी नहीं है, क्योंकि हमें पैकेज चाहिए, तुम्हारा पैकेज वाला बात कर दूंगा से। तो साथियों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेधड़क होकर के सरकारी कर्मचारी होने का आग्रह रखो, और रिटायरमेंट हम सरकारी कर्मचारी करते हैं, सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, आप सब सोच करके नौकरी करते रहो। और भविष्य में सरकार अगर हमारे खिलाफ कुछ करती है तो फेडरेशन आपके लिए खड़ी है, हम लोग आपके लिए खड़े हैं, डरने की कोई बात नहीं। किसी में फिर कोई सवाल है तो पूछ सकता है। धन्यवाद साथियों।